एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर सुहेल अकरम लेक्चर नंबर 14 के साथ एक दफ़ा फिर आपके साथ आज हम इस लेक्चर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 10.6 सॉल्व करेंगे। इससे पहले स्टूडेंट हम 10.5 तक सॉल्व कर चुके हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 14 है जिसमें 10.6 और कोशिश करेंगे हम एक और न्यूमेरिकल नंबर 10.7 भी सॉल्व कर लें। पहले ज़रा हम न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देख लेते हैं और इस गिवन न्यूमेरिकल के अंदर हमारे जो फार्मूलाज यूज़ होने हैं वो हम यहाँ पर सेपरेट भी लिख लेते हैं और फिर हम उनको जब हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो उसमें भी लिखेंगे। सेपरेट लिखने का पर्पस सिर्फ ये है ताकि आपको याद हो जाए। बार बार लिखने का मकसद याद हो जाना है। घर में भी आप जब न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है बार बार आपने इसको सॉल्व करना है ताकि आपको ज़हन नशीन हो जाए। लो जी स्टूडेंट, स्टेटमेंट देखते हैं स्टेटमेंट में क्या चीज़ है और उसके साथ हम अपनी पहली हेडिंग जी क्या थी बेटा, डेटा की। शाबाश, डेटा की हेडिंग से स्टार्ट करेंगे। डेटा क्या चीज़ होती है? टू गिवन, कि हमें क्या गिवन है न्यूमेरिकल के अंदर। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, देखिएगा स्टेटमेंट देखिएगा। अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक। रिपल टैंक के बारे में आप स्टूडेंट पढ़ चुके हैं कि रिपल टैंक क्या है, कैसा साइंटिफिक अपरेटस है जो यूज़ होता है किस चीज़ के लिए, टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स और उन वेव्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए। ये हम पढ़ चुके हैं। हैज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज। रुक जाइए यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज इसका मतलब है गिवन है वैल्यू, वैल्यू गिवन हो गई। डाटा में सबसे पहली चीज़ क्या आ गई? फ्रीक्वेंसी। ले जी, हमारे पास डाटा में आ गई वैल्यू फ्रीक्वेंसी। किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल एफ के साथ। कितनी वैल्यू है? 12। यूनिट भी गिवन है हर्ट्ज का। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज भी है, फ्रीक्वेंसी के और यूनिट्स भी हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल में देखेंगे 10.7 में कि और फ्रीक्वेंसी के कौन से यूनिट्स हम यूज़ करेंगे। कहता है जी द रिजल्टिंग वेव हैज़, रिजल्टिंग वेव देखिएगा, जब वुडन बार वाइब्रेटर रिपल टैंक के अंदर वाइब्रेट करता है तो इट प्रोड्यूसेस वेव्स इन वाटर। अब क्वेश्चन भी उसका यही है, कहता है वो जो रिजल्टिंग वेव बन रही है ना, हैव वेव लेंथ कितनी? 3 सेंटीमीटर की। वेवलेंथ कितनी गिवन है? 3 सेंटीमीटर की। इसी को तो चेंज करना है। हाँ जी, क्या चीज़ यहाँ पे मैं लिखूंगा, क्या मेरे पास वैल्यू गिवन है? दूसरी वैल्यू वेवलेंथ। लो जी बेटा, वेवलेंथ लैम्डा के साथ रिप्रेजेंट होती है। कितनी वैल्यू गिवन है? 3 सेंटीमीटर की। शाबाश। अगले स्टेप पे मूव कर जाऊं? नहीं, मैंने कहा था यूनिट सेम रखने हैं। वेवलेंथ आई, यूनिट गिवन है यहाँ पे सेंटीमीटर, और भाई वेवलेंथ क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का यूनिट हमने 9th क्लास में पढ़ा था। ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस लेंथ क्या था? क्या था यूनिट? मीटर। शाबाश। इसको हम इधर ही कन्वर्ट कर लेंगे, डाटा के अंदर ही कन्वर्ट कर ले ताकि आपको याद रहे कि आपने यूनिट चेंज करना है। 3 था, सेंटीमीटर से मीटर बनाना है। फिर से रिहर्सल कर लेते हैं हम अपनी छोटी सी। हमें पता है जी 1 मीटर में शाबाश कितने सेंटीमीटर होते हैं? कितने? 100। शाबाश। 1 मीटर में हमारे पास होते बेटा 100 सेंटीमीटर। देखिएगा, मीटर इज लार्जर यूनिट इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। मैंने सेंटीमीटर से जाना है कि इसमें मीटर में जाना है, तो मैं इस वैल्यू को कैसे लिखूंगा? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/100 मीटर इक्वल रह जाएगा कितना मेरे पास बेटा? 1 सेंटीमीटर। आ जाइए वापस। इसका मतलब है 3 को मैं किससे डिवाइड करूंगा? 10 से ना? नहीं, 3 को मैं किससे डिवाइड करूंगा बेटा? 100 से। शाबाश। 100 से डिवाइड किया, मेरे पास यूनिट क्या बन गया? मीटर। इसका मतलब है मेरे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 3 डिवाइडेड बाय 100 का मतलब हो गया 0.03 मीटर। शाबाश। अब और देखिएगा, द रिजल्टिंग वेव हैज वेवलेंथ 3 सेंटीमीटर कर चुके हैं हम। व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव? डाटा में तो नहीं ना आएगा, डाटा के बाद हमारे पास क्या चीज़ आनी है?
जो हमने क्या करना है, टू फाइंड, भाई हमने फाइंड आउट क्या करनी है चीज, फाइंड में देखिएगा, फाइंड में हमने क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड ऑफ वेव या वेव स्पीड, आप जो मर्जी लिख लें, आप स्पीड ऑफ वेव ही लिख लें, ये ना कि सर ने वर्ड ही चेंज कर दिया, लो जी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ स्पीड ऑफ वेव मैंने फाइंड आउट करनी है, और उसको मैंने बताया था किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, वी के साथ। लो जी बेटा ये मैंने फाइंड आउट करना है, क्लियर हो गया यहाँ तक। आज अगर हम अपने फार्मूला वाले पोर्शन पर आ जाते हैं, हम पढ़ चुके हैं कि स्पीड का फार्मूला क्या है, याद कीजिए स्पीड का फार्मूला किसकी इक्वल था, v इज इक्वल टू, प्रीवियस न्यूमेरिकल में हमने किया था फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। देखिएगा हमारे डाटा के अंदर फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, हमारे डाटा के अंदर वेवलेंथ भी गिवन है, तो ऑटोमेटिकली ये तो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाना, सिंपल सा फार्मूला हमने लगाना है। तो हमारे पास टू फाइंड में ये आ गया, टू फाइंड के बाद हमारे पास क्या हेडिंग आनी है बेटा, किस चीज़ की, फार्मूला की। फार्मूला में क्या चीज़ आनी है हमारे पास, फार्मूला क्या था हमारा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वी वेव स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, लैम्डा का मतलब है वेवलेंथ, यहाँ पे लैम्डा किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, वेवलेंथ को। ये हो गया बेटा हमारा फार्मूला। फार्मूला के बाद हमारी कौन सी हेडिंग आनी है, रिजल्ट की, नहीं, फार्मूला के बाद हमारी कौन सी हेडिंग आनी है बेटा, डेटा टू फाइंड फार्मूला। भाई फार्मूला के बाद हमने क्या करना है, इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के लिए सोल्यूशन करना है, सोल्यूशन की हेडिंग लिख लेते हैं ताकि जिसने चेक करना उसे पता हो कि सॉल्व करने वाले को सारा कुछ पता है। सोल्यूशन में हम फिर से फार्मूला लिखेंगे, उसी में हम बेटा सिंपल सी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। हाँ जी, फार्मूला क्या लिखेंगे, ये फार्मूला लिखा था v इज इक्वल टू एफ लेमडा। आ जाइए बेटा फ्रीक्वेंसी, हाँ जी फ्रीक्वेंसी कितनी थी 12, ले जी मैंने लिख दिया 12 मल्टीप्लाई बाय लेमडा की जगह 3 सेंटीमीटर लिखूंगा ना कि 0.03 लिखूंगा, जी मैं 0.03 लिखूंगा क्योंकि मैंने यूनिट चेंज किया है। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 0.03, लो जी इसका आंसर निकालते हैं जी। स्पीड इज इक्वल टू 12 को मल्टीप्लाई करते हैं हम किसके साथ बेटा, 0.03 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ले जी 12 मल्टीप्लाई बाय 0.03, सो वी गेट 0.36, शाबाश। मल्टीप्लाई करने से कितना आंसर आ गया 0.36। क्या थी ये v, वेव स्पीड। फिर से वेव स्पीड का यूनिट क्या था बेटा, मीटर पर सेकंड, दिस इज द यूनिट ऑफ वेव स्पीड। लो जी न्यूमेरिकल हो गया हमारा, आसान सा था ना। सॉल्यूशन के बाद लास्ट वाली हमारी हेडिंग क्या आएगी, रिजल्ट या कंक्लूजन, ठीक है बेटा। नाउ व्हाट इज द रिजल्ट, जो हमने कैलकुलेट किया सिंपल सा, v इज इक्वल टू 0. लो जी बेटा v इज इक्वल टू 0.36 एंड द यूनिट इज मीटर पर सेकंड। इसको बनाएं जी बॉक्स में ताकि अच्छा लगे, प्यारा लगे। लो जी बेटा ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल नंबर 10.6। अब देखते हैं हम इसके बाद हमारा न्यूमेरिकल नंबर 10.7 वो क्या है, उसकी स्टेटमेंट क्या है। ओके स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर 10.7 देखते हैं, उसकी स्टेटमेंट देखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम अपना डाटा देखते हैं क्या बनेगा, और हमने जो फार्मूलाज यूज़ करने हैं वो हम यहाँ पर साइड पे लिख लेते हैं फिर से कि फार्मूलाज हमारे क्या यूज़ होने हैं। ये मुझे तो पता है क्या यूज़ होने हैं, ठीक है, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि फार्मूलाज क्या हैं। देखिए मैंने स्टार्ट में बताया था टोटल 5 फार्मूलाज हैं, उनके अलावा कुछ फार्मूला नहीं है जो इस पूरे चैप्टर में यूज़ होने हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर भी और न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स के अंदर भी। लो जी बेटा स्टेटमेंट देखते हैं। अ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग, देखिए स्प्रिंग में ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। अब बता रहा है कि हैज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज। आ जाइए यहाँ पे पहली चीज़, मैंने कहा था स्टेटमेंट पढ़ते जाएं डाटा खुद ही बनता जाएगा। क्या चीज़ गिवन है भाई, जो दे दी है क्या है, फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है 190 हर्ट्ज। आ जाए जी पहली चीज़ डाटा के अंदर आ जाए, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखिएगा। डाटा में पहली चीज़ क्या आ गई हमारे पास, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स। कौन सी वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, स्प्रिंग में जो प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है जी।
लो जी फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है बेटा 190 हर्ट्ज की। तो पहली चीज डाटा के अंदर आ गई हमारे पास क्या चीज बेटा, फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ इज इक्वल टू कितनी है 190 एंड द यूनिट इज हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, हर्ट्ज है। ठीक है जी, पहली आपकी मर्जी आप पूरी स्टेटमेंट लिख लें, आप लिख लें फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव पूरा लिख लें, आपकी मर्जी खाली फ्रीक्वेंसी लिख दें, फ्रीक्वेंसी एफ जो गिवन है एंड ट्रेवल अलोंग द, क्या गिवन है ध्यान से देखिएगा, ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ स्प्रिंग, लेंथ ऑफ स्प्रिंग ऑफ कितनी 90 मीटर इन कितनी देर में 0.5 सेकेंड में। ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ स्प्रिंग कितनी कितनी 90 मीटर की लेंथ ट्रेवल कर रही है। तो इसका मतलब है यहाँ पे लेंथ लिख लें, आपकी मर्जी आप डिस्टेंस लिख लें, जो मर्जी लिख लें। ठीक है, तो लेंथ का मतलब है उसने एक्चुअली डिस्टेंस ही ट्रेवल किया ना, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ओ भाई कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल उसने कितना किया है, डिस्टेंस को किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं डी के साथ, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने लेंथ के लॉन्ग 90 मीटर का। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखिएगा भाई 90 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके वेव गुजर गई लेंथ की कितनी देर में, कितनी देर में 0.5 सेकेंड्स में। 0.5 सेकेंड क्या टाइम पीरियड है कि टाइम होगा जी, शाबाश, हाँ जी क्या होगा टाइम। तो इसका मतलब है उसने ट्रेवलिंग में जो डिस्टेंस कवर किया 90 मीटर का, उसमें उसने टाइम जो कंज्यूम किया, टाइम टेकन टी स्मॉल टी था, मैंने कहा था टाइम पीरियड को कैपिटल टी के साथ, जो टाइम कंज्यूम कर रही है उसको किसके साथ टी के साथ। और भाई टाइम कितने उसने लिया है, दैट इज 0.5 एंड द यूनिट इज सेकेंड। आगे आइए, और कुछ डाटा में गिवन है, कोई और वैल्यूज गिवन नजर आ रही है, नहीं है, बस काम खत्म। व्हाट इज, भाई क्या, क्या का मतलब फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, पीरियड ऑफ वेव। याद करें मैंने न्यूमेरिकल जब स्टार्ट किए थे मैंने बताया था खाली वो वर्ड पीरियड का लिख देगा, कंफ्यूज कर देगा बच्चे को। यहां पर पीरियड का मतलब क्या है, टाइम पीरियड। तो जी डाटा के बाद हमारी हेडिंग दूसरी क्या थी बेटा, टू फाइंड। और भाई हमने फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड करना है, पीरियड ऑफ वेव का मतलब क्या हुआ बेटा, उसका टाइम पीरियड। हमने फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड किस चीज का, वेव का। और टाइम पीरियड को किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी के साथ। लो जी ये चीज फाइंड आउट करनी थी। ठीक है जी, उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, वेव स्पीड जो मर्जी लिख लें, स्पीड ऑफ वेव, वेव स्पीड लिख लें, स्पीड ऑफ वेव लिख लें, किसके साथ, v के साथ। शाबाश, ऐसा ही था। आज उसके बाद लास्ट वाली चीज क्या रह गई है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव। लो जी थर्ड वाली चीज हमने क्या फाइंड आउट करनी है, वेवलेंथ ऑफ वेव। लो जी यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास बेटा, वेवलेंथ ऑफ वेव, लैम्डा, ये सिंबल था ना, याद कीजिए, वेवलेंथ ऑफ, ये है जी हमारे पास टू फाइंड आउट जो हमने करना है। आइए जरा हमने अपने फार्मूलास क्या यूज करने हैं, हम पहले अपनी प्रैक्टिस कर लें। बार बार प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूँ कि इस ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ सके। ठीक है, आपने ये समझना कि आप मेरे पास बैठे हैं, ठीक है, मेरे पास बैठ के आप ये क्लास ले रहे हैं, जहाँ पे आपको समझ नहीं आएगी आप इशारा करेंगे, मुझे पता चल जाएगा मेरे बेटे को समझ नहीं यहाँ से, इसलिए मैं एक एक स्टेप आराम आराम से करवा रहा हूँ। लो जी बेटा हम पहले फार्मूला देख लेते हैं कि हमारे फार्मूला क्या क्या यूज़ होंगे। हमने टाइम पीरियड निकालना है वेव का, हमें पता है कि टाइम पीरियड का फार्मूला देखिएगा, टाइम पीरियड का फार्मूला क्या था हमारे पास बेटा, टी टाइम पीरियड था, किसकी इक्वल था, 1/f, रेसिप्रोकल ऑफ f क्या था, फ्रीक्वेंसी, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। क्लियर है। उसके बाद स्पीड ऑफ वेव, देखिएगा हमने एक फार्मूला स्पीड ऑफ वेव का किया था, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, हम इसकी डेरिवेशन कर चुके हैं, यानी वेव स्पीड किसकी इक्वल होती है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का मल्टीपल। अच्छा जी उसके बाद क्या है, वेवलेंथ ऑफ वेव हमने कैलकुलेट करनी है,
वेवलेंथ के लिए फार्मूला हम क्या यूज करेंगे, लैम्डा। इसी को अगर मैं सॉल्व करूं ये किसकी इक्वल बन जाएगा, v/f। क्लियर हो गया। अब बात तो आ जाती यहां पर बेटा, जरा ध्यान से तवज्जो से देखिएगा, हमारे पास वेवलेंथ भी तो नहीं है। और भाई ये फार्मूला, ये फार्मूला है, क्या अगर इसको मैं ध्यान से देखूं, क्या इसमें मुझे वेवलेंथ नजर आ रही है कहीं पे वैल्यू, वो भी तो मैंने फाइंड आउट करनी है। तो फिर मैं ये फार्मूला कैसे यूज करूंगा, ये फार्मूला तो तब यूज होगा जब मेरे पास फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों गिवन हो। अब मेरे पास तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी गिवन है, वेवलेंथ तो गिवन ही नहीं है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, वेव स्पीड का, याद करें वेव स्पीड का आप पढ़ चुके हैं कि वेव स्पीड का फार्मूला एक और भी होता है। वेव स्पीड का मतलब क्या है, जितना वेव ने डिस्टेंस कवर किया, जितना डिस्टेंस कवर किया और उसके लिए उसने जितना क्या कंज्यूम किया, टाइम लिया। तो इसका मतलब है कि फिर वेव स्पीड का फार्मूला हम जो यूज करेंगे, v इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय जितना टाइम लिया, ये फार्मूला यूज करेंगे। ये फार्मूला नहीं यूज करेंगे क्योंकि हमें लैम्डा की तो वैल्यू गिवन ही नहीं है। आ जाए जी, टू फाइंड हो गया। टू फाइंड के बाद बेटा थर्ड वाली हमारी हेडिंग क्या थी, क्या फाइंड था, टू फाइंड के बाद हमारा जो फार्मूलाज हैं, और भाई हमने फार्मूलाज क्या यूज करने हैं, फिर वही बात, न्यूमेरिकल इतना तो लिख लिया, गिवन था। टू फाइंड पढ़ लिया क्या था, ये कहाँ से आना है, ये कोई वही नाज़िल नहीं होनी। फिर बता रहा हूँ, याद करना है, दिमाग में रखना है फार्मूलाज को। फार्मूलाज दिमाग में होंगे तो न्यूमेरिकल यहाँ से आगे चलेगा। और भाई फार्मूला नहीं याद तो आगे तो चलेगा ही नहीं ना, खुद से तो नहीं लिखा जाएगा। तो इसलिए फार्मूलाज याद करने हैं। तो ये फार्मूलाज हम फिर लिखने लगे हैं। टाइम पीरियड ऑफ वेव t, t इज इक्वल टू, हम फार्मूला क्या यूज करेंगे, 1/f। टाइम पीरियड के लिए फार्मूला यूज करेंगे। स्पीड ऑफ वेव के लिए हम फार्मूला क्या यूज करेंगे, v इज इक्वल टू जितना डिस्टेंस कवर किया वेव ने डिवाइडेड बाय उसके लिए उसने जितना क्या लिया, टाइम कंज्यूम किया। और एंड पर हमने क्या फाइंड आउट करनी है, वेवलेंथ, लैम्डा। भाई किसकी इक्वल आएगा, लैम्डा। ये देखिएगा फार्मूला, शाबाश। लैम्डा किसकी इक्वल है, v/f के। v थी वेव स्पीड डिवाइडेड बाय f क्या थी उसकी, फ्रीक्वेंसी। लो जी, ये हो गया फार्मूलाज। फार्मूलाज के बाद आ जाइए बेटा, फोर्थ वाली हेडिंग हमारी क्या है, सोल्यूशन। हम सोल्यूशन देखते हैं, स्टेप वाइज देखते हैं हम। पार्ट नंबर ए, पार्ट नंबर ए था हमारा, व्हाट इज पीरियड ऑफ वेव। पीरियड का मतलब क्या है, पीरियड का मतलब है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, ये आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ कि यहाँ पर पीरियड का मतलब क्या है, कि मैंने क्या फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड। लो जी, टाइम पीरियड के लिए फार्मूला हम क्या यूज करेंगे, t इज इक्वल टू 1/f। क्या f गिवन है, देखिए हाँ f गिवन है 190। लो जी, फार्मूला लगा दे जरा, t इज इक्वल टू 1/f। t इज, ये मैंने फार्मूला फिर इसलिए लिखा आपको याद हो जाए। मैं डायरेक्ट भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, लेकिन बेटा बार बार लिखने का पर्पज ये है कि आपको याद हो जाए। t इज इक्वल टू 1/f। लो जी, f की वैल्यू क्या थी, 190 हर्ट्ज, यानी 1 डिवाइडेड बाय 190। तो t इज इक्वल टू 1 को 190 से बेटा हम डिवाइड कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है, किसका, टाइम पीरियड का। लें जी बेटा, ज़ुबानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतने मास्टरमाइंड मत बनिएगा, ना रटा मार लीजिएगा, कैलकुलेशन करके कर लें, कोई मुश्किल काम नहीं है। 1 को हमने डिवाइड किया बेटा किसके साथ, 190 के साथ। सो वी गेट द आंसर 5.23 इंटू 10⁻⁻3। हमारे पास आंसर कितना बना, 5.23 इंटू 10⁻⁻3। लो ये आंसर बन गया 5.23 इंटू 10⁻⁻3। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे सर ने आंसर ये कैलकुलेट किया, फ़ौरन बुक देख ली होगी, बुक में आंसर तो कुछ और गिवन है। मुझे पता बुक में आंसर 0.01 गिवन है, मुझे ज़बानी याद है वैल्यू। अब हमने करना क्या, देखिएगा ये वही आंसर है। अभी मैं यूनिट नहीं लिख रहा साथ इसका, मैं इसको पहले राउंड ऑफ करूँगा। ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है मेरे पास, ठीक है। जब मैं ये 10⁻³ को यहाँ से अगर ख़त्म करूँ, तो आप मैथ पढ़ते हो, आपको पता है, तो ये टाइम पीरियड किसकी इक्वल बन जाएगा, t इज इक्वल टू -3 का मतलब है दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 0.00523, ये वैल्यू बनेगी।
पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स लेफ्ट साइड पे मैंने मूव करना है। एक डिजिट 5 था, फिर 0 था, फिर 5 था। तो जी बुक में आंसर हमारे पास 0.01 गिवन है, 0.01। देखिएगा राउंड ऑफ को आपको पता है, आप इस 5 को राउंड ऑफ करें, ये 0 वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, दिस टाइम पीरियड t इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 0.01। अब यूनिट क्या आ गया सेकंड, यही आंसर है ना बेटा बुक में, t इज इक्वल टू 0.01 सेकंड, टाइम पीरियड आ गया जी। दूसरी चीज स्पीड ऑफ वेव, लो जी स्पीड ऑफ वेव पार्ट नंबर बी। स्पीड ऑफ वेव के लिए बेटा हमने फार्मूला यूज करना है, कहां लिखा हुआ फार्मूला देखिएगा, स्पीड ऑफ वेव किसकी इक्वल है, डिस्टेंस ओवर टाइम। लो जी बेटा डिस्टेंस ओवर टाइम फार्मूला मैं फिर लिख रहा हूं, मैं बार बार फार्मूला इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। v इज इक्वल टू डिस्टेंस जो वेव ने ट्रेवल किया, लिखा हुआ था यहाँ पे लेंथ ऑफ स्प्रिंग, भाई स्प्रिंग की लेंथ, इतना स्प्रिंग था, यहां से वेव इतनी लेंथ अगर कितनी थी उसकी 90 मीटर, तो 90 मीटर गुजर गई ना वेव, 90 मीटर गुजर गई, तो यही तो डिस्टेंस था उसका, तो v डिवाइडेड बाई t। नाउ v इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस कवर किया बेटा, देखिएगा अपने डाटा के अंदर डिस्टेंस ट्रैवल कितना है 90 मीटर। हेलो जी बेटा यहाँ पे क्या आ गया 90 डिवाइडेड बाई t कितना है, टाइम उसमें कितना लिया है 0.5 सेकंड का। भाई 90 मीटर की लेंथ स्प्रिंग से जब वो क्रॉस कर गई तो उसमें कितना टाइम कंज्यूम किया बेटा 0.5 का। लो जी इसको 0.5 से डिवाइड कर देते हैं, आसान काम, v इज इक्वल टू 90 को 0.5 से डिवाइड करें, मत बुक पे डायरेक्ट देख लें, डिवाइड करें 90, साथ साथ कैलकुलेशन करें। मैं ये कैलकुलेशन सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ, मुझे ज़ुबानी आंसर याद है, सिर्फ इसलिए करो ताकि आप भी मेरे साथ मिलके कैलकुलेशन करें। 90 डिवाइडेड बाय 0.5, देखिए 90 को 0.5 से डिवाइड किया तो वी गेट द आंसर 180। शाबाश, यूनिट क्या आएगा, अब आपने बताना यूनिट क्या आएगा इसका। जी बेटा क्या आएगा यूनिट, जी शाबाश, स्पीड थी, शाबाश, स्पीड का यूनिट क्या आएगा मीटर पर सेकंड। लें जी ये वाली चीज़ भी हमारी सॉल्व हो गई, दिस इज वेव स्पीड भी हो गई। लास्ट में हमारे पास पार्ट नंबर सी में रह गया है, सी पार्ट में बेटा हमने क्या फाइंड आउट करना है, बी पार्ट हो गया वेवलेंथ ऑफ द वेव। लो जी वेवलेंथ के लिए फार्मूला सिंपल से क्या यूज करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ। लो जी फार्मूला यूज किया, लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ। वी क्या थी, ये जो वेव स्पीड आपने कैलकुलेट की है, कैसे बना ये फार्मूला देखिएगा, मैं फिर से बता देता हूँ, v इक्वल टू एफ लैम्डा था, मैंने इसी इक्वेशन को सॉल्व किया तो आई गेट दिस, कैसे देखिए एफ यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड हो गया, सो आई गेट v ओवर एफ इज इक्वल टू लैम्डा। यही वैल्यू यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ बेटा, यही फार्मूला लिखा, देख लीजिएगा, लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर एफ, मैंने अपने पास से नहीं लिखा, उसी फार्मूला की मैंने डेरिवेशन की, उसी को मैंने डिराइव करके फार्मूला बनाया है। लो जी लैम्डा इज इक्वल टू, v का आंसर क्या आया था 180, शाबाश, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिस इज 180 डिवाइडेड बाय f, फ्रीक्वेंसी, भाई फ्रीक्वेंसी क्या थी 190। लो जी इसको डिवाइड कर दो किसके साथ 190 के साथ, 190 वैल्यू थी ना फ्रीक्वेंसी। ले जी लैम्डा इज इक्वल टू 0 से 0 काट दें, कैलकुलेशन करें, 190 को डिवाइड करें किसके साथ, 180 को डिवाइड करें 190 के साथ, 180 डिवाइडेड बाय 190, सो आई गेट द आंसर 0.947। लो जी मेरे पास आंसर आया, मैं पूरा आंसर लिख रहा हूँ 0.947 लैम्डा। फिर से लैम्डा क्या थी, वेवलेंथ, लेंथ, शाबाश, लेंथ थी, तो लेंथ का यूनिट क्या था, शाबाश आपने बताना है, हाँ जी क्या था मीटर, ऐसा यूनिट क्या था मीटर। लो जी आ जाओ इस तरफ, लैम्डा इज इक्वल टू 0.947, यूनिट क्या आएगा बेटा मीटर। राउंड ऑफ कर लेते हैं हम, फौरन आंसर देख लियो ना, बुक में आंसर तो कुछ हो रहा, सर ने तो 0.947 लिख दिया, तो हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है। ले जी बेटा लैम्डा किसकी इक्वल हो गया,
0.947 था। 7 को राउंड ऑफ करेंगे, इससे पहले वाला एक डिजिट 1 से क्या कर देना आपने, प्लीज, तो दिस बिकम 0.95 एंड द यूनिट इज मीटर। ले जी बेटा, ये हमारे पास पार्ट नंबर सी भी सॉल्व हो गया। लास्ट पे रह गया हमारे पास बेटा क्या चीज़, इसका रिजल्ट। लो जी, रिजल्ट में हमने जो जो चीज़ें कैलकुलेट की हैं उन सबको इकट्ठा करके लिख दें, ताकि चेकिंग करने वाले को पता चले कि मेरे बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया। तो जी पहला हमने निकाला था टाइम पीरियड, t इज इक्वल टू 0.01 सेकेंड, 0.01 सेकेंड। ले जिसे भी बॉक्स में बनाएं। हाँ जी बेटा, उसके बाद दूसरी चीज़ क्या हमने फाइंड आउट की है, वेव स्पीड। v इज इक्वल टू, वो हमने कैलकुलेट की बेटा कितनी, 180 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया जी। थर्ड हमने क्या चीज़ फाइंड आउट की है, वेवलेंथ ऑफ वेव। ले जी लास्ट वाली बेटा हमारे पास क्या है, लेमडा इज इक्वल टू 0.95 और यूनिट शाबाश बेटा क्या था, मीटर। ले जी ये हमारे पास थर्ड वाली भी सॉल्व हो गई। क्लियर हो गया बेटा। मैं फिर से ज़रा इसको एक दफ़ा से रिवाइज कर देता हूँ दोबारा से, इसलिए कि बड़ा टेक्निकल न्यूमेरिकल था। न्यूमेरिकल था, ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी गिवन थी 190। कहता है वो जो वेव बन रही थी ना, ट्रांसफर वेव जो स्प्रिंग में प्रोड्यूस हो रही थी, वो कितना डिस्टेंस, कितनी लेंथ स्प्रिंग की कवर करके गई है और कितनी देर में गई है। कितनी लेंथ उसने कवर की है, 90 मीटर की लेंथ कवर की। इसका मतलब है डिस्टेंस कवर किया ना। अगर स्प्रिंग की लेंथ इतनी थी तो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक चले गई है, इसका मतलब ये डिस्टेंस कवर कर लिया उसने। कितना डिस्टेंस उसने कवर किया था, 90 मीटर का। कितनी देर में, 0.5 सेकेंड में। वो उसका टाइम आ गया कितना, 0.5 सेकेंड का। क्लियर हो गया। बाकी चीज़ें गिवन थी। व्हाट इज द पीरियड, पीरियड का वर्ड लिखा हुआ था, टाइम पीरियड आना था। जो हमने सोचना है, एग्जामिनर ने तो आपको बता दिया पीरियड, आपने सोचना है पीरियड का मतलब क्या है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड ऑफ वेव, फिर हमने स्पीड ऑफ वेव या वेव स्पीड, एक ही बात है। एंड लास्ट पे क्या था, वेवलेंथ ऑफ वेव। फिर से फार्मूला देख लें। फार्मूला ये तो सिंपल हमें पता है, आसान सा आता है, ये भी हमें आसान सा आता है, ये भी इसी की दूसरी शक्ल है। ये वेव स्पीड, जब हमने डेरिवेशन की थी ना बेटा, रिलेशन बिटवीन वेव स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, वहां पे हमने ये लिखा था भाई वेव स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस क्या है, जितना उसने डिस्टेंस कवर्ड किया है डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम टेकन, कितना टाइम उसने कंज्यूम किया, कितना टाइम उसने लिया। ठीक है, क्लियर हो गया। ये फार्मूलाज के साथ हमने कैलकुलेशन की और हमारे पास सिंपल से इसके क्या आ चुके हैं, आंसर आ चुके। ये था बेटा हमारे पास हमारा न्यूमेरिकल नंबर 10.7। हमारे इस चैप्टर के बाकी 3 न्यूमेरिकल्स रह चुके हैं, वो इंशाल्लाह हम नए लेक्चर में जब दोबारा से हाजिर होंगे तो फिर हम उनको डिस्कस करेंगे कि वो 3 न्यूमेरिकल्स कैसे किए जाते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। लेक्चर के इख्तिताम पर वही पुरानी बात जो मैं कर रहा था वालिदैन के एहतराम के बारे में, वालिदैन की इज़्ज़त, वालिदैन की नाफरमानी के बारे में हम बातचीत चला रहे थे। तो मैंने कहा था कि मैं आपको एक वाक़या बताऊँगा। एक सहाबी की ज़ौजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुई कि जी वो फ़लाँ सहाबी नज़ा के आलम में है, ठीक है, तो उनकी ज़ुबान पर कलमा नहीं आ रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए, जाके कहा बेटा कलमा पढ़ो। उसने बोला मैं नहीं पढ़ सकता, यानी बोल रहा था, ऐसा नहीं था कि उसकी ज़ुबान बंद हो चुकी थी। आपने फ़ौरन पूछा कि आपके वालिदैन में से कोई ज़िंदा है? उसने कहा हाँ मेरी माँ ज़िंदा है। उसकी माँ को बुलाया गया, सहाबी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा क्या था, ठीक है। माँ को बुलाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ से पूछा कि बेटे से नाराज़ हैं आप? उसने कहा हाँ नाराज़ हूँ। आपने पूछा क्या नाराज़गी है? तो उन सहाबी की वालिदा ने फरमाया कि मेरी नाराज़गी बेटे के साथ सिर्फ इतनी सी है कि मेरा बेटा, पहले उसने अपने बेटे के बारे में बताया कि जी मेरा बेटा बहुत नेक है, रात को नमाज़ पढ़ता है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, दिन को रोज़ा रखता है। सिर्फ मुझे शिकवा इससे ये है कि जब उससे बात करता है तो बात बहुत तल्ख लहजे में करता है, यानी जब भी बात करता है तो इसकी बात मुझे चुभती है। देखें, कोई बदतमीज़ी नहीं करता, सिर्फ जब वो बात करता था तो तल्ख लहजे में बात करता था। इसी वजह से वालिदा उसकी क्या थी, उससे नाराज़ थी और उसकी ज़ुबान पर मौत के वक्त कलमा नहीं आ रहा था।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या आप इसको माफ़ करती हो? तो उसने कहा नहीं। तो आपने कहा चलो ठीक है, मैं इसको अगर आग में फेंकूँ तो क्या तुम इसकी सिफारिश करोगी? तो उस वालिदा, क्योंकि माँ थी, ठीक है, माँ ने कहा हाँ मैं इसकी सिफारिश करूँगी कि इसे आग में मत फेंका जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम इसको माफ़ नहीं करोगी, ठीक है, तो इसको अल्लाह की आग में फेंका जाएगा और वो आग मेरी आग से बहुत तेज़ है, ठीक है। तो चुनांचे अगर तुम चाहती हो कि इसे अल्लाह की आग में मरने के बाद मत फेंका जाए तो तुम इसको माफ़ कर दो। तो इस बात पे उस बुढ़िया ने, उस माँ ने उस बेटे को माफ़ किया। जैसे ही उसने अपने बेटे को माफ़ किया तो फ़ौरन ही उसने कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ने के बाद उसकी जान निकली और वो अगले जहान चला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जनाजा पढ़ाया। जनाजा पढ़ाने के बाद आपने फरमाया, मैं वालिदैन की नाफरमानी के बारे में बता रहा हूँ कि जिसने वालिदैन की नाफरमानी की, आपने उस वक्त ऐलान किया कि जिसने वालिदैन की नाफरमानी की उस पर अल्लाह की भी लानत, जिसने वालिदैन की नाफरमानी की उस पर ज़मीन व आसमान की भी लानत, ठीक है। जिसने वालिदैन की नाफरमानी की ना उसकी नमाज कबूल, ना उसका रोज़ा कबूल, ना उसका सदका कबूल। तो इसलिए बेटा वालिदैन की नाफरमानी बहुत बड़ी सज़ा है जो हम नहीं चाहते कि हमें ये मिल सके, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब जितने भी हैं, जितने भी मेरे सुनने वाले हैं, ठीक है, अपने वालिदैन के साथ इज़्ज़त और इकराम के साथ पेश आएंगी, उनकी इज़्ज़त करेंगे, उनका कहा मानेंगे, ठीक है। इस सारे देखें ये अब हमारा जो टाइम पीरियड चल रहा है जिसमें ये कोविड-19 आया हुआ, ठीक है, इस दौरान में हम जो आपको ऑनलाइन लेक्चर्स दे रहे हैं, जो यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन लेक्चर्स दे रहा है, ये आपकी भलाई के लिए है, ठीक है, ताकि आप घर बैठ के अपने वालिदैन के साथ बैठ के इन लेक्चर्स को देखें, ठीक है, उनकी बात सुने, उनका कहा माने। जो वो कहते हैं कि बेटा इस टाइम पे लेक्चर स्टार्ट हो रहा है तो उस टाइम पे लेक्चर सुने उसको, ना किसके कि वेट करें कि दोबारा से लेक्चर कब रिपीट होंगे, हम उन लेक्चर को दोबारा से कब सुनेंगे। तो इसलिए आपको चाहिए कि जो वो कहें वो सुने, ठीक है। उसके साथ मैंने एक और तलकीन की थी कि 5 वक्त की नमाज़। देखिए 5 वक्त की नमाज़ अगर हम पढ़ेंगे, मैं अपने पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि 5 वक्त की जब हम नमाज़ पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला हमें 5 फ़ायदे देगा। उन 5 फ़ायदों में एक फ़ायदा मैं भी बता देता हूँ, बाकी फिर हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने से हमें 5 फ़ायदे क्या मिल सकते हैं। पहला फ़ायदा बहुत ही अहम, यानी देखिए मैं आप हम सब, ठीक है, पूरा दिन रिज़्क़ की तलाश में निकलते हैं, ठीक है। तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने से अल्लाह ताला उस रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी अपने ज़िम्मे ले लेता है। देखिए जिस चीज़ की ज़िम्मेदारी रब ने ले ली फिर हमें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ज़िम्मेदारी रब ने ले ली तो फिर इसका मतलब है फिर हम उस ज़िम्मेदारी से बिल्कुल दूर हो गए हैं। वो अब अल्लाह की ज़िम्मेदारी कि अल्लाह ने उस रिज़्क़ को कैसे पूरा करना है। हमने सिर्फ 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है और ये ईमान रखना है कि हमारी ज़िम्मेदारी अब किसके हाथ में है, रिज़्क़ की, अल्लाह ताला के हाथ में। देखिए दुनिया में जो चीज़ होनी है अल्लाह ने करनी है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता। अल्लाह ना चाहे तो सारी दुनिया के इंसान मिल जाए किसी को नफ़ा पहुंचाने के लिए तो उसको नफ़ा नहीं पहुंचा सकते। अल्लाह चाहे किसी को नफ़ा देना तो सारी दुनिया के इंसान अगर इकट्ठे हो जाएं तो उसको नुकसान नहीं दे सकते। इज़्ज़त भी अल्लाह ने देनी है, ठीक है, बीमारी जो आती है वो भी अल्लाह देता है, तंदुरुस्ती है वो भी अल्लाह देता है। सारी दुनिया के डॉक्टर इकट्ठे हो जाएं तो हमें तंदुरुस्ती नहीं दे सकते अगर अल्लाह ना चाहे। तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने से ज़िम्मेदारी रिज़्क़ की कौन ले लेता है, अल्लाह ले लेता है। बाकी जो 4 इनामात मिलेंगे 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने के बारे में, ठीक है, वो इंशाल्लाह हम दोबारा से जब नए लेक्चर में हाज़िर होंगे तो फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए स्टूडेंट अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा, सेफ़ रहिएगा, ठीक है, कोशिश कीजिएगा घर से बाहर मत निकलें। हम आपके लिए यहाँ पर हाज़िर हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स दे रहे हैं, ठीक है, इनको घर बैठ के देखिएगा, तैयार करें, अच्छे तरीके से तैयार करें। ये न्यूमेरिकल्स इतने आसान नहीं हैं। देखिए मैं आपको करवा रहा हूँ, आपको लग रहे हैं बहुत आसान है, सर इतनी जल्दी करवा दिया, हमें भी याद हो जाएगा। रट्टा मत मारिएगा, समझ के कीजिएगा, बार बार करेंगे, 2-3 दफ़ा आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैसे ही ये याद हो जाएंगे। याद होने का मतलब है ज़हन नशीन हो जाएंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में सबसे अहम चीज़ होती है फार्मूला। फार्मूला आता है तो हो जाएगा, फार्मूला नहीं आता तो कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता। इसीलिए कोशिश कीजिएगा फार्मूला पहले याद कीजिएगा। जब हमारे सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे तो मैं एंड पर एक दफ़ा दोबारा सारे फार्मूलाज को एक दफ़ा इकट्ठा लिख दूंगा ताकि आपको पता हो कि मेरे इस पूरे चैप्टर में ये फार्मूलाज यूज़ होने हैं। ओके स्टूडेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। अगले लेक्चर के साथ हम फिर हाज़िर होंगे। टिल देन बेटा, अल्लाह हाफिज़।